बीजेपी का ये स्लोगन है आपकी बार 400 पार। जी। तो हर पार्टी का अपना स्लोगन होता है, बीजेपी का ये है, कांग्रेस का आपकी बार 40 पार। आपका काम बोलना चाहिए। ये स्लोगन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी आपको ले जाता है। ये अगर काउंटर प्रोडक्टिव कई लोग कह रहे हैं हो जाए कि वोटिंग परसेंटेज कम, लोग सोचेंगे अरे भाई ये तो जीत ही गए, अब क्यों वोट करने का क्या फ़ायदा है। तो मेरे वजह से ये नहीं होना चाहिए था स्लोगन। एक्चुअली अगर आप डेटा देखें, अगर आप साइकी देखें सोसाइटी की, कम्युनिटीज़ की, तो एक्चुअली हिंदू खतरे में है। इस पर मैं किताब लिख चुका हूँ। मुस्लिम्स तो बिल्कुल खतरे में नहीं। राहुल गांधी जी को किसी ने कंफ्यूज कर दिया है। उनको लगता है कि ये इंडिया का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये जेएनयू का इलेक्शन हो रहा है। तो ये मुद्दे वो कम्युनिस्ट वाले जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स और इनके चले आ रहे हैं 100 साल से, 150 साल से, जिस देश ने अपनाया है वो देश ध्वस्त हो गया। वही मुद्दे और वही प्रॉमिसेस वो ला रहे हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स। कांग्रेस इस बात को छुपाती नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कांग्रेस। वो छुपाएंगे तो जो उनके वोट बैंक का वो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम किसको वोट दें। तो वो तो ओपनली प्रो मुस्लिम है, प्रो अपीजमेंट है। आप उनकी सारी पॉलिसीज ले लीजिए। हिंदू की जो मोमबत्ती है वो दोनों तरफ से जल रही है, एक तरफ से अपीजमेंट से, दूसरी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन। और यही चीज़ अगर प्रधानमंत्री अपने मेटाफर में ला के एक्सप्लॉइट करें, बताएं इलेक्शन टाइम में, तो मुझे कोई उसमें गलत नहीं लगता कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट नहीं है। ये पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दी गलती, एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता कि आपकी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? सिर्फ कंधा बदला है, तोता वही है। पहले मनमोहन सिंह जी का कंधा था, सोनिया गांधी का, अब मोदी का कंधा। देश में कुछ लोग हैं जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, फिर चाहे सरकार के मुद्दे गलत हो उस पर भी वो अपनी टिप्पणी करेंगे, वो विपक्ष पर भी अपनी टिप्पणी करेंगे जब वो गलत होते हैं। और ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों में सबसे चर्चित चेहरे जो है उसमें एक है आनंद रंगनाथन जी। बड़ा सौभाग्य है कि आपसे आज रूबरू हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पुणे में चुनाव के दौरान एक साइंटिस्ट जो ये बोलता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, वो किस लिए है? देखिए, आदित्य जी बहुत अच्छे मित्र हैं और डॉक्टर गौतम भी हैं। तो उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, वो विकसित पुणे। तो उन्होंने कहा कि आप आके एक तरह से टॉक देंगे उस पर। तो मैंने कहा श्योर। तो उस कारण मैं हूँ यहाँ। अभी का जो अगर हम देखें तो इस बार चुनाव में मुद्दों पर अगर आते हैं तो एक तरह से एक ये बनाया जा रहा है परसेप्शन कि 400 पार का आंकड़ा इसलिए है कि संविधान बदलना है, 400 पार का आंकड़ा इसलिए है कि इसके बाद देश में कभी चुनाव ही नहीं होंगे। 400 पार का आंकड़ा इसलिए भी है कि यहाँ की माइनॉरिटीज, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज खतरे में आ जाएगी। तीनों उस पे जाता हूँ मैं। एक तो बीजेपी का ये स्लोगन है आपकी बार 400 पार। जी। तो हर पार्टी का अपना स्लोगन होता है। बीजेपी का ये है, कांग्रेस का आपकी बार 40 पार। जो बीजेपी का है, पर्सनली मुझे मैं इससे ज़्यादा एनामर्ड नहीं हूँ, क्योंकि आपका काम बोलना चाहिए। ये स्लोगन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी आपको ले जाता है। ये अगर काउंटर प्रोडक्टिव कई लोग कह रहे हैं हो जाए कि वोटिंग परसेंटेज कम, लोग सोचेंगे अरे भाई ये तो जीत ही गए, अब क्यों वोट करने का क्या फ़ायदा, जो भी। तो मेरे वजह से ये नहीं होना चाहिए था स्लोगन किया। वो उनकी अपनी सोच है। जो लोग कह रहे हैं कि इसके बाद इलेक्शंस ही नहीं होंगे, मतलब ये कैसी बेतुकी बात है। राजीव गांधी जी जब जीते थे, इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था, उसके बाद जब आए थे 415 सीट्स जी, तो 400 तो अच्छी तरह कंफर्टेबली पार हो गए थे। उसके बाद इलेक्शन ही हुए। इनफैक्ट उसके 5 साल 4.5 साल बाद ही इलेक्शन हुए थे। राजीव गांधी जी ने ही करवाए थे और वीपी सिंह जीत के आए थे। तो हमारी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। ओवरऑल अगर आप इलेक्शन के उसमें देखें, अभी एक्चुअली 960 मिलियन लोग वोट देने वाले हैं, लगभग 1 बिलियन लोग वोटर्स हैं जी। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं। और जिस तरह से तीसरा सवाल जो आपका है कि मुस्लिम खतरे में है, एक्चुअली अगर आप डेटा देखें, अगर आप
साइकी देखें सोसाइटी की, कम्युनिटीज की, तो एक्चुअली हिंदू खतरे में है। इस पे मैं किताब लिख चुका हूँ। मुस्लिम्स तो बिल्कुल खतरे में नहीं, ये सच है। बात अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने की, उसके बाद में काफी सारा बवाल हो गया। एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ जाता है, जी उसके बाद में मनमोहन सिंह जी का भाषण, उसके बाद का एक्सटेंशन राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट, और बाद में प्रधानमंत्री का भाषण कि मंगलसूत्र तक पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि आप इन सारी बातों को आप बहुत बेहतरीन एनालाइज करते हैं। देखिए, पहले तो ये पूरा जिसे कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। राहुल गांधी जी को किसी ने कंफ्यूज कर दिया है। उनको लगता है कि ये इंडिया का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये जेएनयू का इलेक्शन हो रहा है। तो ये मुद्दे वो कम्युनिस्ट वाले जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स और इनके चले आ रहे हैं 100 साल से, 150 साल से, जिस जिस देश ने अपनाया है वो देश ध्वस्त हो गया। वही मुद्दे अब वही प्रोमिसेस वो ला रहे हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स और ये सब चीजें जो करेंगे। और जो मनमोहन सिंह जी ने बोला था, तब भले ही जो पहली बार जो बोला हो उसमें ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी हो कि दे का क्या मतलब है, मुस्लिम्स है, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम टू रिसोर्सेज कहा था। दे का मतलब सारी माइनॉरिटीज हैं या सिर्फ मुस्लिम है। तो अभी कल ही वीडियो एक और निकला उनका 2009 का, उन्होंने स्पष्ट कर दिया मुस्लिम्स हैं। तो कांग्रेस एक्चुअली, क्या मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस इस बात को छुपाती नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कांग्रेस की। वो छुपाएंगे तो जो उनके वोट बैंक का वो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम किसको वोट दें। तो वो तो ओपनली प्रो मुस्लिम है, प्रो अपीजमेंट है, आप उनकी सारी पॉलिसीज ले लीजिए। लेकिन पिछले 20-30 साल में लेफ्ट के प्रभाव से, इन कम्युनिटीज के प्रभाव से कांग्रेस में एक चेंज ये आया है। प्रो मुस्लिम तो वो शुरू से थे, अब वो एंटी हिंदू हो गए। ये जैसे मैंने कल ही कहा कि हिंदू की जो मोमबत्ती है वो दोनों तरफ से जल रही है, एक तरफ से अपीजमेंट से, दूसरी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन से। और यही चीज अगर प्रधानमंत्री अपने मेटाफर में ला के एक्सप्लॉइट करें, बताएं इलेक्शन टाइम में, तो मुझे कोई उसमें गलत नहीं लगता। मंगलसूत्र का अब अगर आप वेल्थ सर्वे कराएंगे तो सिर्फ अडानी अंबानी का थोड़ा ना कराएंगे। राहुल ने ये थोड़ा ना कहा कि सिर्फ 15 टॉप इंडस्ट्रीज का कराएंगे, उसने कहा ब्लैंकेट वेल्थ सर्वे कराएंगे। और ब्लैंकेट वेल्थ देशवासियों की कहाँ रहती है? आप अडानी अंबानी तो चलिए कहीं ऑफशोर हो, शेल कंपनीज हो, कुछ भी हो, जो भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेजॉरिटी आम आदमी है उसकी वेल्थ क्या है? उसकी वेल्थ है आभूषण है, गहने हैं, सोना है, मंगलसूत्र है। अब आप सर्वे कराएंगे तो उसका भी तो सर्वे कराएंगे, वरना आप सिर्फ 5 लोगों का सर्वे कराएंगे। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और क्योंकि ये बात इतनी ज्यादा एक तरह से घिन, मतलब इतनी डायबॉलिकल चीज है ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये पूरा इंसेंटिव किल कर देती है वेल्थ क्रिएशन का। ये मैं ही नहीं कह रहा, पिछले 100 साल से सारे इकोनॉमिस्ट कहते आए, लॉजिक कहती आई है, एंटी साइंस चीज है ये, कि जो काम नहीं कर रहा आप उसको पैसे देंगे, जो काम कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसके पैसे। और सूनर और लेटर क्या होगा कि वेल्थ क्रिएशन होनी बंद हो जाती है। हर कंट्री में हुआ है, यूएसएसआर में हुआ, हर जगह वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का। तो वही पॉलिसी अगर आप लाएंगे तो जो भी मेटाफर यूज करें, जो नरेंद्र मोदी ने किया वो करें या किसी एकेडमिक ने किया वो करें, इस पॉलिसी को लोगों तक सच बताने के लिए वो मेटाफर कम है मेरे हिसाब से। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मोदी पुतिन की तरफ हो रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स आ जाते हैं, अपने आप को क्या कुछ कहते हैं, और डिक्टेटर है ये एक होता है, दूसरा है कि पुतिन की तरह बन जाएंगे। फिर ये भी खौफ बताया जाता है कि हम नॉर्थ कोरिया की तरह हो रहे हैं। और फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ये कौन जा रहा है किसकी तरफ? अब आप खुद ये देखिए, आपके सामने इनफैक्ट आपका एक सवाल भी था, कोई किसी डिक्टेटरशिप में कोई भी आदमी, सिटीजन, क्या ये कह सकता है कि जो हेड है वो एंटी नेशनल है? वो बच जाएगा? वो मैंने खुलेआम कहा जी 10 बार कहा है, आपने सवाल पूछा, मैंने एक्सप्लेन किया तो। तो ये जो लोग कह रहे हैं डिक्टेटरशिप है, ये इनका सबका एजेंडा चल रहा है। मैंने कहा इनसे जो एसोसिएटेड, जिनसे इनका धंधा चल रहा है, इनको जो क्रम्स फेंके जा रहे हैं इनकी तरफ, जो नेता फेंक रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। यूट्यूबर्स हुए, कुछ और फैक्ट चेकर्स हुए, वो सब हुए, उनको सब पता है कि कांग्रेस ने भी वही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यूज करी, अभी भी स्टेट वाली इन्वेस्टिगेट वही यूज कर रही हैं। आपने देखा हाईकोर्ट ने ममता सरकार को क्या कहा संदेश खाली में, उससे पहले पोस्ट पोल वायलेंस में।
आपने देखा पंजाब सरकार को क्या कहा, आपने देखा ये सारी सरकारें कैसे कैसे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही हैं। तो इनको सिर्फ मोदी का और मैं यहाँ पे एकदम ठीक कहूँगा कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दी गलती एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता कि आपकी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? भाई मोदी कहेगा कांग्रेस ने के टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो यूज कर रही थी, मेरे टाइम में नहीं है, मैं यूज कर रहा हूं। तब भी सीबीआई को तोता कहा जाता था, और अब मैं अभी भी मैंने खुलेआम कहा है कि सिर्फ कंधा बदला है, तोता वही है। पहले मनमोहन सिंह जी का कंधा था या सोनिया गांधी का, अब मोदी का कंधा है। पर कौन देख रहा है इसको? अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि इंडिपेंडेंट बनाओ इनको, पर क्यों नहीं कह रहा? वो गलती किसकी है? तो ये सब लोगों को समझना चाहिए कि पॉलिटिशियंस को जरा सा आप चांस देंगे, वो टूल एक्सप्लॉइट करेंगे जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तभी तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होना चाहिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा तब तक पॉलिटिशियंस ये सब टूल्स एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। आपके पास समय कम है, इसलिए मैं बहुत अहम जो मुद्दा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। जी बिल्कुल। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा देश का घोटाला है अब तक का, उसके बारे में राय चाहूंगी। एकदम बेकार इसको कहना कि ये स्कैम है, जो भी है टोटली यूजलेस, एजेंडा ड्रिवन ये वो है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत अच्छा हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, पर बहुत गंदा हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिवली लोगों के नाम बताए। ये मेरी तरफ से इलीगल था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। समबडी शुड हैव पेड फॉर इट। और ये सरकार निकम्मा, तो मुझे पता नहीं उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, लेकिन कावर्ड है। सरकार को खड़े होकर कहना चाहिए था कि हम नहीं करने देंगे। जो कंपनी वाले पैसा दे रहे थे पार्टीज को, वो इस बेसिस पे दे रहे थे कि उनका नाम कभी रिलीज नहीं होगा, वो एक किटी में जाएगा, नाम उनका नोन होगा लेकिन वो पब्लिक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि वो सील्ड एनवेलप में वो सारे नाम हमें दें, और अगर हमें लगे कि कोई क्विड प्रो को हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम उसको फिर आगे लेके जाएंगे। यहाँ सबके नाम बता दिए, मतलब ये लॉलेस है या लॉ है, मेरी तो ये समझ भी नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा से ही इसके अगेंस्ट था, और सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी अगेंस्ट थी, स्कैम कह रही थी। तो मुझे कोई ये बताए कि अगर आप किसी चीज को स्कैम कह रहे हैं, उसी चीज को यूज करके आप 2000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये किस तरह का आप करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं? तृणमूल 1600 करोड़, कांग्रेस 1900 करोड़, आप 100 करोड़, 600 करोड़, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आरजेडी ले लीजिए, आप डीएमके ले लीजिए। तो ये किस तरह का करप्शन और स्कैम था? आप क्यों यूज कर रहे हैं? तो मैं नॉर्मली, देखिए लोग, मैं एंटी कम्युनिस्ट हूं, लेकिन उसमें मैं कम्युनिस्ट की शोल्डर को थपथपाऊंगा। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी जिन्होंने एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन नहीं लिया। वो अलग बात है कि उनको कोई डोनेशन देता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल पे खड़े रहे वो, एंड आई अपलॉड दैट। इस समय आपके पास में बहुत कम है, वरना आपसे एक लंबा साक्षात्कार करने का मौका जल्द ही ढूंढेंगे। ये थे आनंद रंगनाथन जी जो हमसे बात कर रहे थे, कुछ अहम मुद्दों पर उनसे बात हुई। और एक आखिरी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से पुणे में आए हो, कहाँ का आपका प्लान है? जी, पुणे आना ही मेरे लिए बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, और मैं बहुत सालों से आता रहा हूँ। एनसीएल, जब छोटा बच्चा था तो एनसीएल में आके रुकते थे, बट इट्स जस्ट ग्रेट टू बी अमंगस्ट फ्रेंड्स। और पुणे की डेलिकेसीज आज सुबह से ही खा रहा हूँ, अभी भाकर बड़ी भी खाऊंगा। और and what makes you from a scientist to political analyst, political commentator? नहीं, मैं आई एम स्टिल अ साइंटिस्ट। 9 to 5 मेरा वही काम है, मेरी लैब है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये तो क्योंकि आदमी को, आई बिलीव दैट वन शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता आज के ज़माने में, साइंस वाले स्पेशली। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट्स हैं, आपने 20 साल तक कुछ पढ़ा है, कुछ नई चीज़ आ जाएगी जो आपको कहेगी अरे आप तो नॉविस थे, तो अपना ध्यान थोड़ा सा बटाने के लिए और चीज़ों में इंटरेस्ट रखने के लिए मैं ये करता हूँ। आपके व्यस्त समय में आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।